दोस्तों, साल 1990 में राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा घट रहा था जिसने आने वाले कुछ सालों में अजमेर को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया था। और वो वाकया था साल 1990 के दौर में अजमेर की लड़कियों का एक के बाद एक लगातार आत्महत्या करना। मगर इन सब लड़कियों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी और वो थी इन सब लड़कियों का एक ही स्कूल का होना। अब जब लोगों ने इस पूरे मामले का पता लगाने की कोशिश की तो एक ऐसा सच दुनिया के सामने आया जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई और पूरे अजमेर में मानो भूचाल सा आ गया। और इसकी वजह थी पूरे भारत की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कोई आम घटना नहीं थी बल्कि अब तक आजाद भारत के इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी और डरावनी घटना थी। कैसे कुछ चंद लोगों ने मिलकर एक दो नहीं बल्कि 250 से भी अधिक लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। और इन शिकार बनने वाली लड़कियों में कोई आम घरों की लड़कियां नहीं थी बल्कि कई आला अफसर और रसूखदार लोगों की बेटियां शामिल थी। और नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने इस घिनौने कांड को जानने के बाद अजमेर में अपने बच्चों के रिश्ते तक करने बंद कर दिए थे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिलसिला कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ। कैसे एक के बाद एक लड़कियां इन लोगों का शिकार बनती गईं और आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले वो लोग कौन थे और उनके साथ क्या हुआ, सब कुछ शुरू से जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप चावला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी में। दरिंदगी भरे इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी अजमेर शहर के सबसे ज्यादा अमीर और रसूखदार परिवारों में गिने जाने वाले अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों से। और ये साल था 1990। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चिश्ती परिवार वही है जो अजमेर शरीफ की पूरी तरह से देखभाल करते हैं, यानी कि दरगाह के खादिमों में से एक। वहीं परिवार के पास पैसे की कोई कमी न होने की वजह से इस परिवार के फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती ये तीनों मिलकर खूब मस्ती और अयाशी किया करते थे। उधर 90 के दशक में राजस्थान की पॉलिटिक्स में कांग्रेस का खूब बोलबाला था, जिस वजह से इन तीनों ने भी अपने रसूख और पहचान का इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। जिसके बाद इन तीनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। फारूक चिश्ती कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन गया और नफीस चिश्ती कांग्रेस युवा विंग का उप जिला अध्यक्ष बन गया, जबकि अनवर चिश्ती कांग्रेस युवा विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया। अब फारूक चिश्ती के कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने के बाद लोग अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए भी फारूक चिश्ती के पास आने लगे। और अब कांग्रेस पार्टी में होने की वजह से फारूक चिश्ती का प्रभाव अपने आसपास के एरिया में भी पड़ने लगा, जिस वजह से स्कूल में पढ़ने वाले युवा भी अब फारूक चिश्ती की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और इन्हीं युवाओं में से एक लड़की जो कि सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी, वो अपने काम के सिलसिले में फारूक चिश्ती से मिलती है। सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल उस वक्त के सबसे बेहतर स्कूलों में गिना जाता था, जहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और रसूखदारों की लड़कियां ही पढ़ा करती थी। उधर उस लड़की की जब फारूक चिश्ती से मुलाकात होती है और वो उसे अपने काम के बारे में बताती है तो फारूक चिश्ती उससे कहता है कि डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारा काम करवा दिया जाएगा। अब उसके कुछ दिन बाद जब वो लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसके पास एक कार आके रुकती है, जिसमें फारूक चिश्ती के कुछ दोस्त और नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती बैठे हुए थे, जिन्हें देखते ही वो पहचान जाती है। अब वो लोग उससे कहते हैं कि तुमने जो काम फारूक भाई से कहा था उसी काम के सिलसिले में फारूक भाई ने तुम्हें बुलाया है। अब नफीस और अनवर की ये बात सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अब वो लोग उस लड़की को अपने साथ लेके फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे पहुंचते हैं। अब फार्म हाउस पहुंचने के बाद उस लड़की के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। उस लड़की के फार्म हाउस पे पहुंचते ही उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया और फिर उसका बलात्कार किया। और इसी सब के दौरान उन लोगों ने उसकी न्यूड फोटोज भी खींची, जिसके बाद उन्होंने उस लड़की से कहा, अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी बताया तो हम तुम्हारी ये फोटोज पब्लिक कर देंगे और
तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी जान से मार देंगे। जिसके बाद अब वो लड़की चुपचाप रोते हुए अपने घर चली गई और इस घिनौने घटनाक्रम के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। अब इस सब घटनाक्रम को अभी लगभग 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि फारूक चिश्ती अब उसे एक बार फिर से स्कूल से घर जाते हुए रास्ते में रोकता है और उसे अपने साथ फिर से फार्म हाउस चलने को कहता है। और ऐसा ना करने पर वो उसे उसकी ही न्यूड फोटोज दिखाते हुए उन फोटोज को पूरे अजमेर में लगवाने की धमकी देता है, जिससे डर के वो लड़की एक बार फिर से फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जहाँ इस बार फार्म हाउस पे सिर्फ फारूक चिश्ती, नफीस और अनवर चिश्ती ही उसके साथ गलत काम नहीं करते, बल्कि इस बार उसके कुछ और दोस्त भी उस लड़की के साथ हैवानियत भरा खेल खेलते हैं। दोस्तों, अगर जहाँ तक आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। अब एक बार फिर से उस लड़की के साथ घिनौना काम करने के बाद ये लोग उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें तुम्हारी सारी न्यूड फोटोज वापस कर दे और आगे से तुम्हें कभी परेशान ना करे, तो उसके लिए तुम्हें हमारे पास अपनी एक सहेली को लेके आना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारी ये तस्वीरें तुम्हारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट देंगे, जिस वजह से तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब अपनी इज्जत को बचाने और अपनी उन फोटोज को वापस पाने के लिए वो लड़की उन लोगों की बात मान लेती है और फिर कुछ दिन बाद अपनी एक सहेली को लेके फारूक चिश्ती के उसी फार्म हाउस पे पहुंच जाती है, जहां वो लोग उसके साथ भी वही सब दरिंदगी भरा काम करते हैं और उसकी भी न्यूड फोटोज ले लेते हैं और अब उसे भी इसी तरह से ब्लैकमेल करने लगते हैं और अब उसे भी अपनी एक फ्रेंड को लेके आने को कहते हैं। और ऐसा ना करने पे उसकी भी फोटोज को उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में बांट देने को कहते हैं। वहीं अब अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए वो लड़की भी इनकी बात मान लेती है और अब यहीं से ये पूरा सिलसिला एक चैन के रूप में शुरू हो जाता है और दूसरी तीसरी को लेके आती है, फिर तीसरी चौथी को लेके आती है और चौथी पांचवी को लेके। अब इसी तरह एक के बाद एक लड़कियां आती गई और ये लोग हर एक लड़की की उसी तरह न्यूड फोटोज लेके उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ घिनौना काम करते गए। देखते ही देखते बहुत जल्दी ये सिलसिला कुछ लड़कियों से लेके कई सौ लड़कियों में तब्दील हो गया। वहीं इन सब लड़कियों में से एक लड़की ने हिम्मत करके ये बात अपने जानने वाले एक पुलिस अंकल को भी बताई, जिसके बाद उस कांस्टेबल ने इस बात की जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर को दी। जिसके बाद जब इस पूरे मामले की चोरी छिपे जांच की गई तो पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे मामले के तार तो अजमेर शहर के सबसे रसूखदार चिश्ती परिवार के लड़कों से जुड़ रहे हैं। तो पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को वहीं पे दबा दिया। उधर दूसरी तरफ अब फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों की हिम्मत अब और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और अब वो लोग उन लड़कियों को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते थे, बल्कि राजनीति में अपना कद और ज्यादा बढ़ाने के लिए और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को खुश करने के लिए वो लोग इन लड़कियों को कई बड़े बड़े नेताओं के पास भी भेजना शुरू कर देते हैं। पहले तो लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे लिए ही लाई जाती थी, लेकिन अब उन लड़कियों को बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस पे भी भेजे जाने लगा। और अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक ही लड़की के साथ एक ही दिन में कई बार इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाने लगा। वहीं आपको बता दें ये वो दौर था जब मोबाइल फोन में कैमरे और डिजिटल कैमरे नहीं थे, बल्कि उस दौर में फोटोज रील वाले कैमरे से ली जाती थी और फिर उस रील के भर जाने के बाद उस रील को धुलने के लिए लैब में भेजा जाता था। वहीं फारूक चिश्ती के इतना ज्यादा रसूखदार होने की वजह से उसकी दोस्ती वहीं अजमेर में एक फोटो स्टूडियो लैब चलाने वाले महेश लुधानी नाम के एक शख्स से भी थी। वहीं लड़कियों के साथ जब उस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची जाती तो उन सभी रील्स को धुलने के लिए इसी महेश लुधानी के स्टूडियो में ही भेजा जाता था। अब जब लगातार इसी तरह की फोटोज धुलने के लिए इस स्टूडियो लैब में रोज आने लगी तो इस बात का फायदा उस लैब में काम करने वाले स्टाफ ने भी उठाना शुरू कर दिया। दरअसल वो लोग फोटोज की एक कॉपी बना के तो फारूक चिश्ती को भिजवा देते थे, लेकिन चुपके से उन्हीं फोटोज की और कॉपीज बना के अपने पास भी रख लेते थे। वहीं अब उस स्टूडियो में काम करने वाले लोग इस घिनौने काम को एक कदम और आगे ले गए और अब वो लोग खुद भी सीधा उन लड़कियों तक पहुंच के उन न्यूड फोटोज के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे। मगर इन लोगों की दरिंदगी सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि अब इन लोगों ने इन लड़कियों की फोटोज को पैसे कमाने के लिए पब्लिकली बेचना भी शुरू कर दिया, जिस वजह से अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब जो भी आदमी इन फोटोज को उन स्टूडियो वालों से
खरीदता था वो भी अब उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था, जिस वजह से अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि एक तरफ तो फारूक और उसके दोस्त उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे और दूसरी तरफ स्टूडियो वाले और हर वो व्यक्ति उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था जो उन लोगों से फोटोज खरीद रहा था। नतीजन अब एक ही दिन में एक ही लड़की के साथ कई बार अलग अलग लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग के जरिए उनका बलात्कार किया जाने लगा। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। कुल मिला के लड़कियां, फोटोज और ब्लैकमेलिंग को मिला के एक ऐसा जाल बिछ चुका था जिसमें से उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। ये घटनाक्रम सिर्फ यहीं पे ही नहीं रुका बल्कि अब तो फारूक चिश्ती के घर पे काम करने वाले नौकर जैसे कि ड्राइवर, कुक, स्वीपर, गार्ड, ये लोग भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ दरिंदगी करने लगे। वहीं अब फारूक चिश्ती बड़ी बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने लगा जिसमें इन सभी लड़कियों को बुलाया जाने लगा, जहाँ कई लोग मिलके इनके साथ इस घिनौने काम को अंजाम देते थे। ऐसा नहीं था कि इस पूरे घिनौने काम की जानकारी वहाँ की पुलिस या प्रशासन को नहीं थी, बल्कि वो लोग इसलिए चुप थे क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अजमेर दरगाह के चिश्ती परिवार के लड़कों का भी हाथ था। वहीं अब तक फारूक चिश्ती और उसके साथी मिलके 300 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना चुके थे। वहीं 1990 से शुरू हुआ ये पूरा खेल 1992 तक भी निरंतर जारी रहा, मगर किसी पुलिस प्रशासन या पत्रकार ने इस घिनौने काम को बंद कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा कई लोकल लेवल के पत्रकारों ने भी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका बलात्कार किया। वहीं जब इस घटनाक्रम को चलते 2 साल से ऊपर का टाइम बीत जाता है तो इस बात की खबर वहीं के एक न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति को लगती है, जिसके बाद अब वो अपने स्तर पे इस पूरे मामले की जांच करने का फैसला करते हैं और फिर कुछ महीनों की जांच के बाद वो कई सबूत इकट्ठे कर लेते हैं। कई सबूत इकट्ठे करने के बाद नवज्योति अखबार के संपादक दीन बंधु चौधरी जब पुलिस और प्रशासन से इस मामले की जांच करने को कहते हैं तो सब लोग ये कह के मना कर देते हैं कि अगर यह खबर बाहर आ गई तो पूरे अजमेर शहर में दंगे भड़क सकते हैं, क्योंकि इस घिनौने कांड को अंजाम देने वाले लड़के दूसरे धर्म के हैं, यानी कि मुसलमान हैं, जबकि जिन सभी लड़कियों को इस स्कैंडल का शिकार बनाया गया है उनमें से ज्यादातर लड़कियां दूसरे धर्म की हैं, यानी कि वो हिंदू हैं, जिस वजह से अगर ये मामला सबके सामने आया तो अजमेर का माहौल खराब हो सकता है। अब जब किसी भी अफसर ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया तो दैनिक नवज्योति के संपादक दीन बंधु चौधरी ने इस पूरी खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया, जिसके बाद 20 अप्रैल 1992 को दीन बंधु इस पूरी खबर को अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। लेकिन इस खबर के छपने के तुरंत बाद ही दीन बंधु चौधरी को लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। वहीं पुलिस भी इस खबर को ये कहते हुए नकार देती है कि ये पूरी खबर पूरी तरह से झूठी और निराधार है, इस पूरे मामले पे किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है। अब जब दीन बंधु ने ये देखा कि इस पूरे खबर के पेपर में छपने के बाद भी पुलिस ने किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया और उल्टा इस पूरी खबर को ही झूठा करार दे दिया, तो दीन बंधु चौधरी ने इस पूरी खबर को एक बार फिर से सभी सबूतों के साथ छापने का फैसला किया। दरअसल दीन बंधु चौधरी इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज करके इसके पीछे के सभी मुजरिमों को हर हाल में सजा दिलाना चाहते थे, जिसके बाद अब उन्होंने 10 मई 1992 को एक बार फिर से पूरी खबर को लड़कियों की तस्वीरों के साथ अपने अखबार में छाप दिया। हालांकि उन्होंने इन सभी तस्वीरों में लड़कियों की सभी फोटोज को ब्लर कर दिया था, लेकिन फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों को साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं अब इस खबर के तस्वीरों के साथ अखबार में छपते ही पूरे अजमेर में हालात बिगड़ने लगे और दंगे जैसे हालात बन गए, जिस वजह से पूरे अजमेर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। वहीं अब जब पुलिस के ऊपर इन लोगों पे कार्रवाई करने का प्रेशर आना शुरू हो गया तो पुलिस ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि जब तक कोई पीड़ित लड़की खुद सामने से आके FIR दर्ज नहीं करवाएगी तब तक हम सिर्फ अखबार में छपी हुई खबर के आधार पे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। वहीं इस खबर के दैनिक नवज्योति में छपने के बाद अजमेर में और भी कई लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को लगातार कवर करना शुरू कर दिया था और इन्हीं में से एक न्यूज़पेपर था लहरों की बरखा, जिसने इस खबर के सामने आने के बाद लगातार इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया और आए दिन एक के बाद एक खुलासे करने लगा। इस न्यूज़पेपर लहरों की बरखा को मदन सिंह खुद चलाया करते थे। अब लगातार अपने न्यूज़पेपर में एक के बाद एक खुलासे करने के बाद मदन सिंह
को भी जान से मारने की धमकियां आनी शुरू हो गई। लेकिन जब उन धमकियों की परवाह न करते हुए मदन सिंह ने लगातार अपने अखबार में एक के बाद एक खुलासे करते गए तो इसका अंजाम ये हुआ कि एक शाम जब मदन सिंह अपने दफ्तर से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पे गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें 2 गोलियां मदन सिंह को भी लग गई, लेकिन उनकी जान बच गई। जिसके बाद अब उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी सुरक्षा के लिए उस हॉस्पिटल के बाहर 2 पुलिस वालों को भी तैनात किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मदन सिंह को गोली लगने के 2 दिन बाद रात को 11 बजे 4 नकाबपोश उस हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उन्होंने मदन सिंह को हॉस्पिटल में ही गोलियों से भून दिया। वहीं इसी साल 7 जनवरी 2023 में मदन सिंह। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो जुड़ी एक खबर भी सामने आई है, जहां मदन सिंह के दोनों लड़कों ने मिलकर सबई सिंह नाम के एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी और ये सबई सिंह वही शख्स है जिसने मदन सिंह की जान ली थी। चलिए अब कहानी पे वापस लौटते हैं। वहीं समाज में अपनी फैमिली की इज्जत और डर की वजह से अब कोई भी पीड़ित लड़की सामने आके FIR दर्ज करवाने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद कुछ NGOs और समाज सेवियों ने उन फोटोज की मदद से उन लड़कियों से कांटेक्ट किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो हिम्मत करके सामने आए और इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो लोग इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी आसानी से बच जाएंगे। जिसके बाद अब टोटल 30 लड़कियां निकल के सामने आई, जिन्होंने फारूक चिश्ती और उसके बाकी के साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। लेकिन अब जैसे ही इन 30 लड़कियों ने फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, इन्हें और इनके घर वालों को लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई। जिसके बाद इन धमकियों का असर ये हुआ कि जहां पहले 30 लड़कियां निकल के सामने आई थी, अब उनमें से 14 लड़कियों ने अपनी FIR ही वापस ले ली। जिसके बाद अब सिर्फ 16 लड़कियां ही बची जिन्होंने अपनी FIR वापस नहीं ली और बिना डरे अपनी बात पे कायम रही। लेकिन फिर जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ना शुरू हुआ, धमकियां मिलने का दौर भी बढ़ता गया, जिस वजह से अब उन 16 लड़कियों में से भी एक एक करके 14 लड़कियों ने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया। जिसके बाद अब आखिर में सिर्फ 2 लड़कियां ही बची जो आखिर तक खड़ी रहीं। वहीं लगातार मिलती धमकियों से परेशान होकर ज्यादातर लड़कियों के माँ बाप ने तो इस शहर को ही छोड़ दिया। वहीं इस मामले को लेकर 25 मई 1992 को पहली FIR दर्ज की गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस पहली FIR में सबसे मेन फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का नाम तक दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन फिर विपक्षी पार्टियों के प्रेशर के चलते आगे की जांच में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती को ही इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड माना गया। और इसी जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस स्कैंडल का शिकार होने वाली लड़कियां सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं थी, बल्कि इसमें कई लड़कियां मुस्लिम धर्म की भी थी। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच के बाद 250 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें 3 मास्टरमाइंड के अलावा 12 और लोगों को आरोपी बनाया गया। जिसके बाद 6 साल तक इस केस के अजमेर की अदालत में चलने के बाद 18 मई 1998 को 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी अपराधियों के खिलाफ केस यूं ही चलता रहा, जबकि इनमें से कई आरोपी पहले से ही फरार चल रहे थे। मगर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये रही कि जो इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड था, यानी कि फारूक चिश्ती, उसे शुरुआती दौर की जांच में ही पूरे केस से बाहर कर दिया गया। दरअसल फारूक चिश्ती के वकील ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना के कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि फारूक चिश्ती दिमागी तौर पे अनफिट है, जिस वजह से उसे इस पूरे केस की कार्रवाई से ही बाहर कर दिया गया। वहीं निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिलने के बाद इन सभी आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, जहां हाई कोर्ट ने कई आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जिसके बाद बाकी बचे हुए आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाकी के बचे हुए चारों आरोपियों की उम्र कैद की सजा को काफी बड़ी सजा बताते हुए उनकी सजा को 10 साल में बदल दिया। वहीं इस केस से जुड़े बाकी के सभी आरोपी आज भी फरार हैं, जिनमें से कुछ आरोपियों का अमेरिका में होने की बात कही जाती है, जिस वजह से उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी
जारी किया गया है। वहीं ये पूरा मामला आज भी पास्को कोर्ट में चल रहा है। मगर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुखद बात ये है कि आज इस वक्त इन सभी आरोपियों में से एक भी आरोपी जेल में नहीं है, बल्कि सभी आरोपी बेल पे मजे से बाहर हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अजमेर में हालात ये हो गए थे कि वहाँ पे लड़कियों की शादियाँ होना भी काफी मुश्किल हो गया था। हर कोई शादी से पहले लड़की की फोटो लेके पंडित या मौलवी के पास जाने के बजाय सबसे पहले पुलिस स्टेशन, न्यूज़पेपर के दफ्तर और स्टूडियो लैब में जाके ये पता लगाने की कोशिश करता था कि ये लड़की भी कहीं उस सेक्स स्कैंडल में तो शामिल नहीं थी। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।